जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द कोर ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ अवेयरनेस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर ओन मोटिवेशंस एंड बिहेवियर, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। डिस्कस विथ हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। आप देखोगे, अगर इस प्रश्न को आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अवयव होते हैं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अवयव होते हैं। उसका एक अवयव जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आपने सुना होगा इमोशनल इंटेलिजेंस में स्व प्रेरणा, स्व जागरूकता, समानुभूति, ईआई के कुछ कुछ अवयव होते हैं। और ये जो ईआई वाला टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये टॉपिक्स आराम से पूछते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रश्न है, उच्च भावनात्मक समझ का मूल आत्म जागरूकता है। यदि आप स्वयं की अभिप्रेरणाओं और व्यवहार को नहीं समझते हैं तो दूसरों की अभिप्रेरणाओं और व्यवहारों की समझ विकसित करना लगभग असंभव है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो आपके बात समझ में आएगी कि आपको स्व जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या अवयव मैं कहूं तो वो है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। तो इसी का आपको एग्जांपल दे दे के बताना है कि कैसे उच्च ईआई का मूल्य क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। इसी का आपको एग्जांपल देके बताना है। 150 शब्दों में इसके उत्तर को लिखिए। दूसरा प्रश्न है वो आज जीएस पेपर 4 के पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से है। प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में राज्यों का पुनर्गठन अलग अलग सहायक कारकों के साथ एक सतत प्रक्रिया रही है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस has been an ongoing process with distinct contribution factors analyze। अब देखिए, ये प्रश्न बेसिकली ये कह रहा है कि स्वतंत्रता की बात आपको पता होगा, 1947 में जब आजादी मिली तो भारत में राज्यों का बहुत बार पुनर्गठन हुआ। चाहे वो आंध्र प्रदेश का निर्माण हो, चाहे वो आप देखोगे तमिलनाडु, केरल, ये अलग अलग मद्रास प्रेसिडेंसी से टूट टूट के बने हो, या गुजरात महाराष्ट्र बने हो, हरियाणा बना हो। आपने लाइन से देखा होगा कि ये क्या है, पुनर्गठन अलग अलग कारणों से। इवन आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन अलग कारणों से हुआ है। कुछ आर्थिक कारण है, जैसे आपने देखा होगा कि तेलंगाना आर्थिक कारण से है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आर्थिक कारणों से बने हुए हैं। अभी भी डिमांड चल रही है, बहुत सारी पुनर्गठनों की मांग चल रही है। तो आप देखोगे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सबके कारण अलग अलग सहायक कारक रहे हैं। इस बात को आपको विश्लेषित करना है, इस बात को डिस्कशन करना है कि हाँ भाई, सबके कुछ कुछ अलग अलग कारक रहे हैं। वही आपको बताना है कि कैसे सांस्कृतिक कारक हैं, कैसे प्रशासनिक कारक है। तो इस तरह से आंसर लिखिए। तो अब हम प्रश्न के उत्तर पे बढ़ते हैं। एक बार प्रश्न मैं हिंदी में वापस पढ़ देता हूं। उच्च भावनात्मक समझ का मूल्य आत्म जागरूकता है। यदि आप स्वयं की अभिप्रेरणाओं और व्यवहार को नहीं समझते हैं तो दूसरों की अभिप्रेरणाओं और व्यवहारों की समझ विकसित करना लगभग असंभव है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको उदाहरण देकर विवेचना करना है। अगर आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं इस प्रश्न में, यानी आप सीधे समझिए, जो मैं बार बार कहता हूं और देखा होगा अगर आपने जीएस पेपर 4 की, जब मैं रणनीतियां और चुनौतियों की डिस्कस कर रहा था, मैं बार बार कह रहा था जो करंट अफेयर्स है, जो आपका डेली लाइफ है, अगर आप उससे इन चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे पेपर 4 को, तो आपको मार्क्स निश्चित ही कम मिलेंगे। यानी पेपर 4 की मांग है, डिमांड है कि आप डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसको कैसे समझते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न इमोशनल इंटेलिजेंस इसका मेन कोर है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का बोला है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कोर है वो बोल रहा है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता की बात कर रहा है। कह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस की मूल आत्म जागरूकता है। तो क्वेश्चन को जो स्ट्रक्चरिंग है और पूरा जो मॉडल आंसर, उसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कशन कर देता हूं कि देखिए, पहले तो भूमिका में आप क्या बता सकते हैं। यहां पर भूमिका बता सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। सिंपल सी बात, क्योंकि बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है उच्च भावनात्मक समझ का मूल आत्म जागरूकता है। यानी आप भावनात्मक समझ को थोड़ा बता दीजिए इंट्रोडक्शन में कि ये है क्या भावनात्मक समझ। अब जब आएंगे आप मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में आपको दो चीजें यहां पर बतानी होंगी। पहली बात, ये उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल सेल्फ अवेयरनेस है। ये बात समझिएगा, सेल्फ अवेयरनेस है, ये बात बतानी है पहली बात। दूसरी बात आपको बतानी है, जो कथन दिया है वो कथन को उदाहरण के साथ समझाना है। अब कथन क्या दिया है? कथन कह रहा है कि अगर आप स्वयं की अभिप्रेरणा और व्यवहार को नहीं समझते हैं, मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, सीधी बात, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है और आपका व्यवहार होने वाला है कि आप किसी को मारने जा रहे हैं और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको वो फीलिंग नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? आप जो सामने वाले का अभिप्रेरणा और व्यवहार है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। भाई सीधी बात है, आप उसको मारेंगे तो वो आपको जरूर मारेगा, निश्चित ही, क्योंकि अब गांधी जी का समय समाप्त हो गया है कि एक चांटा मारो और दूसरा गाल भी आगे कर दो। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, हालांकि ये मतलब
ये थोड़ी बेसिक समझ है, ये केवल बेसिक समझ है। अभी हम एग्जाम्पल जो अच्छे होंगे वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। मैं जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आप किसी काम में बहुत परेशान हैं, सपोज मान लीजिए आप आज चौराहे पे गए, घूमने गए, वहां पे आप ट्रैफिक में काफी परेशान हैं, घर आए एकदम चिड़चिड़े हैं आप, और घर आते ही दरवाजा आप 2 बार आवाज लगाए, कोई दरवाजा नहीं खोलने आया, और आप अंदर आते ही चिल्लाना शुरू कर दिए कि मैं इतने धूप में था, इतने देर तक पसीना पसीना हो रहा था और तुम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, बताओ कोई घर पे है ही नहीं देख रेख करने वाला, और आप बातों से भड़क गए। यानी आप अपनी अभिप्रेरणाओं और व्यवहारों की समझ नहीं रख रहे हैं। तो सीधी बात है, जो सामने व्यक्ति है वो कैसा बिहेव करेगा, आपकी बात का रिएक्शन वो किस तरीके से देगा, आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे। यही प्रश्न की मूल मांग है, ये आपको समझना है। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का हम कुछ कंटेंट कर लेते हैं ताकि आपका जीएस पेपर 4 का सिलेबस भी कुछ होता जाए। तो देखिए सीधी बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण गुण है। और इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि वह गुण, ठीक है, वह गुण जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझता है, साथ ही सामने वाले की भावनाओं को समझता है, ठीक है, सामने वाले जो सामने व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझता है, और इन दोनों का प्रयोग क्या करता है? उचित निर्णय निर्माण में करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 20 शब्दों में कहूं तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि व्यक्ति का वह गुण जिससे वह अपनी और सामने वाले या दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझता है एवं उसका प्रबंधन करता है उचित निर्णय प्रक्रिया में। सिंपल डिफिनेशन हो जाएगी इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं 5 तत्व। 5 तत्व क्या क्या होते हैं? देखिए मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, मैं एक बार यहां पे दिखा देता हूं सीधे सीधे, तो आपके काम आसान हो जाएगी। एक होता है आत्म जागरूकता, दूसरा होता है स्वप्रबंधन, तीसरा होता है समानुभूति, चौथा होता है स्वप्रेरणा, और 5वां होता है सोशल स्किल्स। ठीक है, ये 5 चीज इमोशनल इंटेलिजेंस के तत्व होते हैं। तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि इसके अंदर कि जो ये 5 हैं, पहली बात आपको क्या देखना है? इन 5 की डिफिनीशन देखनी है और 20-20 शब्दों की डिफिनीशन याद करनी है। जैसे समानुभूति की डिफिनीशन क्या होता है? व्यक्ति स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उसकी भावनाओं और उसकी प्रक्रियाओं को समझता है, यही होता है समानुभूति। यानी आप जा रहे हैं रोड पे और आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा कि वो भीख मांग रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोल रहे अरे यार इन लोगों का काम ही है, भीख मांगते रहते हैं दिन भर, है ना, 50 लोग आजकल घूम रहे हैं भीख मांगते रहते हैं। आप उसकी जब पीड़ा को समझ पा रहे हैं, आप वहां पे अपने आप को रख के देख रहे हैं कि यार बताओ बेचारे के पास कोई काम नहीं है और बेरोजगार व्यक्ति है, इस वजह से भीख मार रहा है, कुछ समस्याओं से ग्रस्त है, चलो उसकी मदद करते हैं। जब आपके अंदर ये वाली बात आ रही है तो आपके अंदर समानुभूति का तत्व है। और दोस्तों ये जो 5 तत्व हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन। अब देखिए स्व प्रबंधन का क्या मतलब है, इसको भी एक बार लाइन से समझाता हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको टॉपिक। मान लिया आपने समानुभूति आपके अंदर है और आपने देखा कि भाई ये व्यक्ति है बेचारा भीख मांग रहा है और आपने उसकी पीड़ा को समझा। अब आप अगर रोना शुरू कर दिए तुरंत, बताओ देश में कितना समस्या है, और तुरंत आप रोने बैठ गए, ठीक है, उसकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय खुद एक समस्या बन गए, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके अंदर स्व प्रबंधन का अभाव है। ठीक है, आप खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से, है ना। लेकिन जब आपके अंदर स्व प्रबंधन रहेगा तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे नहीं यार समानुभूति का गुण है आपके अंदर, लेकिन आप स्व प्रबंधन से क्या करेंगे? कहेंगे यार इसकी समस्या का समाधान करते हैं, इसको ऐसा कहते हैं, चलो ऐसा है तुम ये काम करो तो हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, या फिर तुम चलो तुमको हम कोई रोजगार दिलवा देते हैं, या फिर चलो तुम कुछ गवर्नमेंट की ये स्कीम है और आप उसको बताएंगे कि ऐसा कर लो। और जैसे अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है, आप कहेंगे चलो ऐसा स्ट्रीट वेंडर बन जाओ, तुमको 10,000 का लोन बैंक से दिलवा दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? आप दिखा पा रहे हैं कि आपके अंदर स्व प्रबंधन का भी गुण है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। अच्छा, आत्म जागरूकता अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ये तो हमारा आज का मूल टॉपिक ही है। स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा क्या है? देखिए सीधी बात, अब यहां पर समझिएगा, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सिविल सेवा में चयन होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। देखिए सीधी बात, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे खुद ढेरों मैसेज आते हैं रोज कि सर मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है यार, 4 पेज सर आज सुबह से मात्र आधा घंटा पढ़ा, आज सुबह से मात्र 1 घंटा पढ़ा। और आप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, जो यूट्यूब पे कम से कम मुझे लगता है लाखों ऐसे चैनल हैं, ठीक है, और लाखों ऐसे चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं जिसमें खाली मोटिवेशनल वीडियो भरे पड़े हैं। आप देखेंगे कुछ आईएएस ऑफिसर की 2-4 फोटो लगा के और 1-2 गाना, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसे 2-4 जो पुराने गाने हैं जिसको हम कभी सुनना भी नहीं पसंद करते हैं, उन गानों को लगाकर फोटो दिखा दी है। किस लिए? और नाम क्या रखा है? बेस्ट मोटिवेशनल चैनल, ऐसा।
ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आप इस चीजों को खुद से कनेक्ट कर सकें। देखिएगा, यानी आप स्व प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, पर प्रेरणा ले रहे हैं, आप दूसरों से प्रेरणा ले रहे हैं। आपको बार बार जरूरत पड़ रही है कि आप कुछ वीडियोस देखें, आपको बार बार जरूरत पड़ रही है कि कोई आपको सामने से मोटिवेट करे। जैसे मुझे कुछ मैसेज आए, सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप समझिएगा, ये बात ठीक है, आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं, तो एक हद तक मेरी भी आवश्यकता यही है कि ठीक है, मैं आपकी कुछ बातें मानूं, आपको कुछ मोटिवेशन दूं। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि यार सिविल सेवा का जो मूल्य है उसमें तो स्व प्रेरणा की बात है, उसमें पर प्रेरणा की बात तो कहीं नहीं गई है। यानी आप दूसरों से मोटिवेशन मांग रहे हैं, आप बार बार आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो आप खुद समझ लीजिए ये बात क्लियर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सिविल सेवा के जो मूल्य बनाने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप सिविल सेवक नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं आपको प्रक्रिया में छांट दिया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये जो स्व प्रेरणा वाला गुण है ये नहीं है। स्व प्रेरणा का गुण क्या होता है, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, सिविल सेवा का सिलेबस ही हो, इतनी बड़ी चुनौती हो, आप अपने आप को बार बार प्रेरित कर पाते हैं कि आप उसको कर डालेंगे। आपके अंदर प्रेरणा आती है, आप अचानक से सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं कि मैं सिविल सेवा जैसी जो कठिन परीक्षा है उसको भी पास कर सकता हूं, और मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ये बताने, जो मैं बार बार कहता हूं अपो दीपो भव, अपो दीपो भव भी एक तरह से आप कह सकते हैं स्व प्रेरणा ही, ठीक है। और ये देखिएगा, ये हम पेपर 4 ही बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 4 रियल लाइफ के एग्जांपल से ही आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा, अगर आपके अंदर स्व प्रेरणा का गुण नहीं है, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको सुबह 4 बजे आपकी नींद खुली और आप सोच रहे हैं कि चलो हम पढ़ते हैं, और आप नोट्स लेके बैठे और तब तक आप डिमोटिवेट हो गए, और फिर आप यूट्यूब खोल के बैठ गए सर्च करने की चलो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी खटाई में है, ये आपकी समस्या पर्सनल है, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। तो यानी बात कर ली मैंने स्व प्रेरणा, समानुभूति, स्व प्रबंधन। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स क्या है, हम जब सामाजिक रूप से किसी से बातचीत करते हैं तो किस तरह से लोगों को मान मनोबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूं, अभी मैं 20 शब्दों की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको समझेंगे। देखिए, सीधी बात है, कहीं पे दंगा फसाद होता है, ठीक है, एक सिविल सेवक क्या करता है, वहां पे जाके लाठी चार्ज करा देता है, ठीक है। एक सिविल सेवक वहां पे लाठी चार्ज करा के और दंगा भगा देता है। दूसरा सिविल सेवक क्या करता है, जाता है, ठीक है, जो दोनों धर्म के प्रतिनिधि उनसे मिलकर बात करता है, कहता है यार ऐसा मत करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उनको चीजों को समझाता है, कहता है देखो हम तुम्हारे साथ हैं, मैं यहां पे खड़ा हूं, और सबसे पहले मुझसे बात करो, समझो, दंगा गलत है, दोनों की हानि हो रही है, जन धन सबकी हानि हो रही है, वो समझाता है, वो बातचीत करके मामलों को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। किसान या फिर महिलाएं कहीं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल शाहीन बाग में, तो एक सिविल सेवक होगा, क्या करेगा, वहां पे मार पीट के भगा देगा महिलाओं को। दूसरा क्या करेगा, जाके महिलाओं से बात करके समझाएगा, देखिए इतनी कड़ी धूप है, आप बैठकर परेशान मत होइए, मैं गवर्नमेंट के सामने आपकी बातों को ले जा रहा हूं, आपकी बातों को रख रहा हूं, ठीक है। आपने कोर्ट में भी देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी में कुछ लोग को भेजा था कि जाइए बातचीत करिए, ठीक है। इस बात को समझिएगा, वो क्या है, वो बता रहे बेसिकली सामाजिक स्किल्स, आप किस तरह से सामाजिक चुनौतियों का प्रबंधन करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 तत्व हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, ये अगर आपके अंदर नहीं है, इसमें से आपके अंदर एक चीज भी कम है, मैं सीधे बोला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर भी जो चीज की कमी है, ठीक है, अगर वो चीज है कम तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कहीं ना कहीं अवश्य छांट दिया जाऊंगा। और सीधी बात है, मुझे फिर इसी में इंप्रूवमेंट करना होगा, यही 5 जो मूल्य हैं, आज इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया बेसिकली, ताकि जो आपका मोटिवेशनल लेक्चर का काम हो सके वो यहां पे हो जाए, ठीक है। जो आप बार बार इधर उधर मोटिवेशन खोजते रहते हैं, तो यहां से वो चीज आपको हो जाए। अगर मेरे अंदर भी इन 5 मूल्यों में से कोई मूल्य की कमी है, तो सीधी बात है, अगली बार मुझे वापस इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि चाहे इंटरव्यू का जो क्षेत्र हो, चाहे इंटरव्यू का जो स्टेज है, या फिर जो मेंस का स्टेज है, आप देख पा रहे होंगे जीएस पेपर 4, इसके अलावा जो तैयारी का स्टेज है, जब आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये 5 मूल्य आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे मामला भटक जाएगा। तो मैंने सीधे इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बताया, भावनात्मक समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यहां मैंने ब्रैकेट में EI लिख दिया ताकि काम आसान हो जाए, से तात्पर्य स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं को समझना तथा निर्णय प्रक्रिया में इसके प्रयोग से है। जो बताया था 20 शब्दों में वही लिख दिया। फिर बता दिया एक इमोशनल इंटेलिजेंस से युक्त व्यक्ति में 5 चीजें होती हैं, 5 तत्व, वो बता दिए यहाँ पे फ्लो डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। चाहता तो इसको पैराग्राफ में लिख देता कि एक EI सक्षम व्यक्ति के अंदर 5 गुण होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, देखिए
इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म कर दिया, ईआई क्या है वो बात डिस्कस कर ली। अब मैं बताऊंगा उच्च ईआई का मूल क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। तो वो कैसे बताऊंगा, देखिए ईआई के यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के उपरोक्त 5 तत्वों में आत्म जागरूकता ईआई का मूल होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं का मूल्यांकन कर पाता है। आत्म जागरूकता मतलब क्या बात हुई, आप अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। आत्म जागरूकता मतलब मैंने वही बताया कि आप समझ पा रहे हैं कि आप पीड़ा में हैं, आप समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि आप हंसने वाले हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं तभी आप उसकी अच्छी तरह से अभिव्यक्ति कर पाते हैं। सीधी बात है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप ये समझ जा रहे हैं कि देखो अब मुझे गुस्सा आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपको गुस्सा आ रहा है और आपने क्या किया, मारपीट कर ली। इस बात को समझिएगा। तो मैंने क्या बताया, ईआई का मूल, और देखेंगे आप सब चीज, देखिए इससे सब चीज प्रेरित हो रही है, मतलब सब चीज इससे लिंक्ड है। अगर आपके अंदर आत्म जागरूकता नहीं है तो आप स्व प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी भावनाएं क्या है, तो क्या प्रबंधन करिएगा आप? सहानुभूति का गुण बिल्कुल नहीं आ पाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। ठीक है, स्व प्रेरणा भी नहीं दे पाएंगे, ये बात भी समझिएगा। और सोशल स्किल्स तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बिना सोचे समझे कोई भी व्यवहार कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्यों ईआई का मूल है आत्म जागरूकता? क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं का मूल्यांकन कर पाता है कि किस प्रकार वह अन्य लोगों को प्रभावित करती है। यानी आप मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि जो आपकी भावनाएं हैं वह किस प्रकार अन्य लोगों को प्रभावित कर रही है। यानी आपके जो भावनाएं हैं, जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, जो आपके अंदर हंसी आ रही है, जो आपको रोने का भाव आ रहा है, वो किस प्रकार अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे। अब आया मेन बॉडी में। यदि व्यक्ति के मेन बॉडी मैंने शुरुआत करी दी थी यहीं पे कि उच्च ईआई मूल है। ठीक है, उच्च आत्म जागरूकता ईआई का मूल है, वो मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया। अब जो मेन बॉडी का दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, उसको लिखता हूं। यदि व्यक्ति में आत्म जागरूकता नहीं है, यानी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो वह दूसरों की अभिप्रेरणाओं एवं व्यवहार को नहीं समझ पाएगा। और इसी को उदाहरण के साथ बताना था, तो देखिए मैंने कैसे उदाहरण लिखा। सीधा एक उदाहरण सिविल सेवक का दे दिया। क्या लिखा, एक सिविल सेवक यदि प्रशासन में पद प्रतिष्ठा धन आदि के प्रति आत्म जागरूक नहीं है तो न ही वह विद्यमान अनियमितताओं को रोक पाता है बल्कि स्वयं भी लिप्त हो जाता है। ठीक है, सीधी बात है। भाई आपको पता ही नहीं है कि पैसा कोई दे रहा है तो आपके अंदर क्या भावनाएं आ रही है। मान लीजिए कोई नेताजी आपके पास आते हैं और डिब्बा भर के पैसा लेके आते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को समझ में नहीं पा रहे हैं कि आपको बड़ा खुशी हो रहा है पैसा देख के। ठीक है, आप उसका कंट्रोल कर नहीं पाएंगे और आप कहेंगे अच्छा नेताजी चलिए लाए हैं, जब इतना मेहनत करके इतना दूर ला दिए तो भाई ये दे ही दीजिए, हम गवर्नमेंट को ऐसा टैक्स दे देंगे इसके, है ना। जो जैसे मैंने आज फेसबुक पे एक पढ़ा कि लिखा कि एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर मैं गवर्नमेंट को दिखाऊंगा कि देखो कितना टैक्स भरते हैं। उसी बात से आप समझ सकते हैं कि कितना जो व्यक्ति ने ये बात पोस्ट की थी उनके अंदर कितना ये जो आत्म जागरूकता है, कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा कि न ही वह विद्यमान अनियमितताओं को रोक पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि अनियमितताएं चल रही हैं, और स्वयं भी लिप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, एक संगठन में मिले विभिन्न प्रोजेक्ट कार्यों से लीडर आत्म जागरूकता के अभाव के कारण विचलित हो उठता है तथा अपने सहयोगी कर्मियों से विवाद, चिल्लाना आदि प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, सीधी बात है आप एक ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटी रुड़की में था तो काफी प्रोजेक्ट वर्क मिलते थे जिसमें हम ग्रुप में काम करते थे। जो बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो भी इसका एक उदाहरण है। अब क्या होता है आप समझिएगा, 4 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट लीडर हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यार जो रिजल्ट है वो आ नहीं रहा है और डेडलाइन एकदम नजदीक आ गई, अब काम सौंपना है। आप विचलित हो रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है और आप परेशान होकर घूम रहे हैं, परेशान होकर बैठे हैं। तब तक एक जो आपके सहायक हैं वो आपके पास आते हैं और कहते हैं भाई साहब यार ये काम हो नहीं रहा है, बड़ी दिक्कत हो गई यार, मुझे घर से अचानक पे ये काम आ गया। ऐसे आपके साथ आके बोले यार मुझे घर पे अचानक से फोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा इस काम को। अब आप पहले से परेशान हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को लेकर। ठीक है, पहले से परेशान है, आत्म जागरूकता आपके अंदर अभाव है, आप अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और विचलित होकर घूम रहे हैं। और सामने से भाई साहब ने कह दिया कि उनको थोड़ी छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उनके ऊपर खूब चिल्लाएंगे, कहेंगे यार तुम तो यार बहुत नालायक किस्म के इंसान हो, हमेशा छुट्टी मांगते रहते हो, तुम्हारे घर पे कोई ना कोई हमेशा इमरजेंसी आई रहती है, और आप अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, संगठन का जो दैनिक कामकाज है वो काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली आप आत्म जागरूकता के अभाव के कारण, ये जो आत्म जागरूकता का अभाव है इसके कारण अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, साथ ही जो सामने वाले की भावनाएं हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न यही था ना, देखिए प्रश्न क्या था,
दूसरों की अभिप्रेरणा और व्यवहारों की समझ विकसित करना लगभग असंभव है। तो जब आप अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये भी नहीं समझेंगे कि वाकई में यार उसको क्या पता कुछ जरूरत हो ही, तो आप क्या करेंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, विवाद करना शुरू कर देंगे, झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात समझिएगा। जैसे मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी ये वाली है। ठीक है, मैं अपना गुस्सा जनरली क्या करता हूं, कई दूसरे लोगों पे उतार देता हूं। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर तीसरा पॉइंट, यदि कुछ, यहां पे मैंने पहले माता पिता लिख दिया था, बाद में मुझे लगा कि यदि कुछ भी लगाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग विचलित हो जाएंगे, यार हमारे माता पिता तो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने इसीलिए लिख दिया, यदि कुछ माता पिता अपने बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक हेतु डराते धमकाते हैं, ठीक है, इस प्रकार अपने मूल्यों को स्थापित करने हेतु वो आत्म जागरूकता के अभाव से ग्रस्त रहते हैं एवं बच्चों में ड्रग्स, अवसाद, आक्रामकता इत्यादि व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कम शब्दों में इस पूरी कहानी को समझाना है। तो देखिए स्टोरी क्या है, सिंपल सी यही बात है कि क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं, कहते हैं कि देखो अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुमको हॉस्टल भेज देंगे, या फिर मार पिटाई भी कई जगह कर दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, डराया धमकाया जाता है। और वो बेसिकली करना क्या चाहते हैं, देखिए माता पिता के अंदर के भाव ये नहीं होते हैं, माता पिता आपके दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं, अपने जो मूल्य हैं उसको आपके अंदर स्थापित करना चाहते हैं। किसके द्वारा, डराने धमकाने के द्वारा। लेकिन उससे होता क्या है, देखिए यानी उनके अंदर आत्म जागरूकता का अभाव है, वो समझ नहीं पा रहे अपनी भावनाओं को। ठीक है, वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे कि यार मेरे अंदर भावना ये उमड़ी कि बच्चे का नंबर ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो भावनाओं को समझने के बजाय मैंने क्या किया, बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया कि नंबर बढ़ाओ। ठीक है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होता है, इससे बच्चे की जो व्यवहार होते हैं वो समझ से बाहर हो जाते हैं। और बच्चा क्या व्यवहार करने लगता है, बच्चा दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देता है, बच्चा और पढ़ाई से भागने लगता है, ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाता है, अवसाद के चक्कर में पड़ जाता है, दिन भर सोशल मीडिया में बिजी रहता है, अपनी परेशानी को सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहता है। ये प्रॉब्लम तब आ जाती है आपके सामने। तो इस बात को आप समझिएगा। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल बता दिए। एक एग्जाम्पल आपको शुरू में ट्रैफिक वाला दे दिया था, आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक में फंस के आए और घर पे आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च आत्म जागरूकता एक EI सक्षम व्यक्ति हेतु अनिवार्य है, जिसके लिए व्यक्ति को मूल्यों का प्रशिक्षण, योग, मेडिटेशन, अच्छे उदाहरणों से सीखना आदि प्रयास करने चाहिए। बेसिकली मैंने क्या बताया, देखिए यहां पे मैंने लिखा था निष्कर्ष, देखिए यहां पे मैंने बताया था निष्कर्ष क्या लिखना है आपको, कैसे आत्म जागरूकता विकसित हो, क्योंकि मैंने यहां पे बता दिया EI के लिए आत्म जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। अब EI के लिए आत्म जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, तो निष्कर्ष क्या बताएंगे, कैसे आत्म जागरूकता विकसित हो जाए। तो मैंने बताया कैसे विकसित करेंगे, यहां पे मैंने बताया है मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाए व्यक्ति को। ठीक है, मारा पीटा ना हो जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। कैसे भाई, स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, यानी जो समाजीकरण के प्रमुख अवयव हैं उसके माध्यम से क्या दिया है, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। योग, मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करिए। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपनी भावनाओं को समझिए, सीखिए। देखिए भगवत गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी जो श्वास आ रही है, अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। तो बेसिकली उससे वो क्या कह रहे हैं, वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आत्म जागरूकता लाइए। ठीक है, अपनी भावनाओं के बारे में आप समझिए। ठीक है, अच्छे उदाहरणों से सीखने आदि प्रयास आपको करने चाहिए। अच्छे उदाहरणों से सीखना मतलब आप किसी का एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहां पे आता है कुछ अच्छे उदाहरणों से सीखना कि आप देख रहे हैं कि यार ये जो सिविल सेवक है इसने ऐसा किया था ऐसी परिस्थितियों में, अब हम भी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा परिस्थितियों में हम भी ऐसा काम करेंगे। तो आप सीख रहे हैं। बेसिकली अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ऐसे जो बढ़िया कुछ सिविल सेवक हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास रखिए, उनके बारे में सोचते रहिए कि ऐसे मौके पे वो कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पेपर 4 का मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसी ही चर्चा चाहते हैं कि मैं अगली बार से सीधे जो टॉपिक है वही डिस्कस कर दूं, और मतलब बिल्कुल जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैंने आंसर लिखा है वही आपके साथ डिस्कशन करके आगे बढ़ जाऊं। मुझे लगा क्योंकि ये जो प्रश्न है सीधे सीधे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछने के चांसेस कम है, कुछ घुमा फिरा के ही पूछेगा, तो आप हर तरह के प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। बेसिकली इसलिए मैंने आज ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ इन चीजों की चर्चा की है। अब आता है जो सेकंड पार्ट, जो कि जीएस पेपर 1 के पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से संबंधित है, और इसकी हम केवल स्ट्रक्चरिंग करते हैं। जल्दी से देखते हैं 2 मिनट में स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन अलग अलग सहायक कारकों के साथ एक सतत प्रक्रिया रही है, विश्लेषण कीजिए। मतलब एक बार इंग्लिश में पढ़ के फिर समझाता हूं। मतलब ठीक है, इंग्लिश में क्या है, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हैज बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस विथ डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एनालाइज। ठीक है, आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। क्या प्रश्न कह रहा है, भाई कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सी बात है
बोला ऐसा है, जब आजाद हो गया भारत उसके बाद राज्यों का बहुत सारा पुनर्गठन हुआ, ठीक है। पहले गुजरात बना, नागालैंड बना, ठीक है। फिर आप देखेंगे काफी ढेर सारी, हिमाचल प्रदेश बना, हरियाणा, पहले हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है। ऐसे करके ढेर सारे राज्य बने। तो बोला उन्हीं राज्यों का पुनर्गठन अलग अलग सहायक कारकों, यानी कह रहा है कि सहायक कारक सबके अलग अलग थे। मतलब कुछ की मांग भाषा के आधार पर की गई थी, कुछ की मांग आप कह सकते हैं प्रादेशिक असमानता, जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से, सॉरी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड बनाया गया प्रादेशिक असमानता को देखते हुए। तो अलग अलग सहायक कारकों के साथ साथ एक सतत प्रक्रिया रही है। सतत प्रक्रिया का मतलब कि लगातार, मतलब आप देखेंगे आजादी, भारत आजाद होते ही 1953 से लेके लगातार अभी तक चल रही है। और अभी भी इवन आप देखेंगे पहले 2 जून 2014 को जो तेलंगाना बना, और क्योंकि एक दिन पहले ही 2 जून को तेलंगाना राज्य बना था, उसकी एनिवर्सरी थी, इसलिए प्रश्न चर्चा में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी भी मांग चल रही है। आप देखेंगे बोडोलैंड की मांग चल रही है, देखेंगे हरित प्रदेश, अवध, ठीक है। पूरे भारत में आप देखेंगे तो ढेर सारे, जैसे आप चाहें तो एक एस्पिरेशनल स्टेट का एक मैप भी आप चाहें तो बना सकते हैं एग्जाम में, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है। एस्पिरेशनल स्टेट, जैसे यहाँ पे 3-4 स्टेट हैं, यहाँ पे मिथिला है, बिहार के साइड में मिथिला प्रदेश, यहाँ पे हरित प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे अवध है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप पूर्वांचल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तुलुनाडु, यहाँ पे देखेंगे रॉयल सीमा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो मरु प्रदेश, यहाँ पे मरु प्रदेश की मांग की जा रही है, यहाँ पर बोडोलैंड की मांग की जा रही है असम में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे विदर्भ, मराठवाड़ा, सॉरी मराठवाड़ा ऊपर है, विदर्भ नीचे है, ठीक है। तो ऐसे काफी मांग की जा रही है भारत में अलग अलग राज्यों की। यहाँ पे देखेंगे लद्दाख मांग पूरी हो गई, वैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बनी गया, तो एक तरह से मांग पूरी हो गई। तो देखेंगे काफी भारत में इन चीजों की मांग चले, यानी एक सतत प्रक्रिया अभी भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि प्रीलिम्स में क्रम पूछता है कई बार, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बोलेगा इसको क्रम में लगाइए इनके पुनर्गठन के हिसाब से। तो सीधे क्रम में ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एकदम क्रम से ही लगा दिया है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी राज्य बने तो एक बार आपको देख लेना चाहिए और इसको याद करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपको डेट नहीं याद करना है कब बना था। यूपीएससी बहुत कम चांस है कि डेट एग्जैक्टली पूछेगी। यूपीएससी आपको एक ऑर्डर पूछेगी, तो आपको ऑर्डर कुछ निमोनिक बना के याद करने का प्रयास करना चाहिए, कि कुछ शॉर्टकट यूज करना चाहिए। यूट्यूब पे ये चीजें सर्च करनी चाहिए कि कैसे याद करें राज्यों के जो पुनर्गठन है उसका समय, ठीक है। तो ये चीजें आप बेसिकली देख के इसको याद करें। अब समझ क्या है प्रश्न की, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो प्रश्न की मांग वही है, बता रहा है अलग अलग सहायक कारक आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या बताएंगे अलग अलग सहायक कारक? तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, बताएंगे आप कि भारत में 565 के करीब आजादी के समय 562 के करीब रियासतें थी, और इनका जो पुनर्गठन है देश के एकीकरण के लिए, इनका पुनर्गठन बहुत ही अनिवार्य था ताकि उचित प्रशासनिक दक्षता प्राप्त की जा सके, प्रादेशिक असमानता को दूर की जा सके, और राष्ट्र का एक अच्छा से, जो राष्ट्र की संरचना का निर्माण है, एक अच्छे से राष्ट्र का एकीकरण प्राप्त किया जा सके। इस बात के लिए क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ। और आप चाहें तो जेवीपी आयोग, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, शायद यही लोग थे, एक बार देखें, जेवीपी आयोग, धर आयोग, फजल अली आयोग के बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप चर्चा कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में काफी जो श्री रामुलु थे, श्री रामुलु द्वारा जब अनशन किया गया तो आंध्र प्रदेश में काफी समस्याएं आई। बेसिकली आपको ये टॉपिक एक पूरा तैयार करना होगा, ठीक है। अब देखिए तो कैसे, कौन कौन से कारकों से, कौन कौन से सहायक कारक हुए, मैं वो बता देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग सीधे बता देता हूं। तो सहायक कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए भाषा, फजल अली आयोग बना, फजल अली ने कहा, फजल अली आयोग ने कि भाई ऐसा है, भाषा एक प्रमुख कारक होगा, ठीक है। भाषा राज्यों के निर्माण का प्रमुख कारक होगा। और गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी राज्यों का निर्माण हुआ, गुजरात गुजराती भाषा, महाराष्ट्र मराठी भाषा, इन राज्यों का जो निर्माण हुआ वो बेसिकली इसके तहत क्या पारित हुआ, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, एसआरए 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, और इसके तहत कुछ राज्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो आप ये बात बता सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं सांस्कृतिक संरक्षण एवं निर्जातीयता। तो दूसरा हेडिंग हो सकता है आपकी सांस्कृतिक संरक्षण एवं निर्जातीयता, ठीक है। इसको क्या आप बता सकते हैं, असम से नागालैंड को अलग क्यों किया गया, राज्य क्यों बनाया गया, कि नागा संस्कृति की जो संरक्षण है उसको किया जा सके,
जो निर्जातीय समूह है नागा, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति किया जा सके। तीसरा जो आपका सहायक कारक हो सकता है वो आप बता सकते हैं प्रशासनिक दक्षता एवं प्रादेशिक असमानता। इसको आगे और ऐड कर लें, प्रादेशिक असमानता। बेसिकली जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ यूपी से, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश से, झारखंड का निर्माण हुआ बिहार से, वो किस लिए हुआ? वो इसीलिए हुआ कि प्रशासनिक दक्षता और क्या पाई जा सके, जो प्रादेशिक असमानता है उसको दूर किया जा सके। बेसिकली आप अभी अगर वर्तमान यूपी में भी देखें तो यूपी में भी काफी मांग चल रही है, और यूपी को अगर आप 3 हिस्सों में बांट दें तो जो वेस्टर्न यूपी है वो सबसे ज्यादा विकसित है, मध्य यूपी मध्यम विकसित है, और जो ईस्टर्न यूपी है जो पूर्वांचल है वो सबसे कम विकसित है। ठीक है, और मुझसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था कि भाई क्या कारण है कि यह दोनों में इतना अंतर होता है। ठीक है, और क्या इसके लिए क्या किया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, अलग राज्य बना दिया जाए? तो इन चीजों पे आपको अपना मत ध्यान में रखना होगा। तो बेसिकली आप देखेंगे प्रशासनिक दक्षता एवं प्रादेशिक असमानता की समाप्ति के लिए क्या हो, एक राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तीसरा सहायक कारक ये हो गया। चौथा क्या हो जाएगा? अलगाववाद की समाप्ति। आप देखेंगे पंजाब में, पंजाब को अलग क्यों बनाया गया? ताकि पंजाब को देखेंगे जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा कुछ ऐसे जो राज्य हैं इसलिए उनको अलग और स्वायत्तता इसलिए प्रदान की गई ताकि अलगाववाद का देश में समाप्ति की जा सके। ठीक है, आप देखेंगे उस समय पंजाब में काफी हिंदू और सिख विवाद हो गए थे। ठीक है, तो पंजाब एक अलग राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा था। आप देखेंगे खालिस्तान का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो कुछ सहायक कारक आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, 4-5 सहायक कारक ये हो गए। इसके अलावा 1-2 आपको और याद आए, इसके माध्यम से आप अपनी चीजों की चर्चा कर सकते हैं। सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया भी यहीं पे चर्चा करते रहिए लाइन से। सतत प्रक्रिया मतलब वही बताया, आजादी के बाद से अब तक लगातार चल रही है। ठीक है, लाइन से बताते जाइए कि देखिए 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ, शुरू में गुजरात महाराष्ट्र बने, आंध्र प्रदेश बना आजादी के बाद से ही। लाइन से आप बताते जाएंगे हरियाणा, 2-4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल जितने आप दे सके उस एग्जाम्पल से बताते जाएंगे। अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है तथा अभी भी मांग चल रही है। उदाहरण के तौर पे बोडोलैंड उत्तर प्रदेश में जो मैंने 3 चीजें बताई, अवध, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब इसके अलावा पूर्वांचल, ये 3-4 चीजें जो बताई उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि अभी भी मांग चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चरिंग करिए, इसका आंसर लिखिए। अगर ये चीज ना समझ में आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही आप इस टॉपिक को अवश्य तैयार कर लीजिए क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है और यूपीएससी हर दूसरे साल इस प्रश्न को पूछती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने मत को रखें नीचे कमेंट सेक्शन में, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।